नमस्कार दोस्तों, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में हम मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तनवीर खान जी मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक वाजपेयी जी मौजूद है। आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, उनके जवाब लेंगे, कुछ तीखे सवाल और कुछ तीखे जवाब, क्योंकि जिस तरह से आज की राजनीति हुई है, आज जिस तरह से गरीबों के ऊपर राजनीति की जा रही है, वोट बैंक के लिए राजनीति की जा रही है, उन सब मुद्दों पे हम सवाल उठाने की कोशिश करेंगे, इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो हमारे देश में गरीब तबके का जो लोग हैं उनको कब जो है उस हद तक खड़ा किया जाएगा जहां आज अमीर खड़े हैं। क्योंकि आज हमारे 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए को, लेकिन 75 साल में भी कहीं ना कहीं से देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप नोट करिए, 75 साल पहले हमारे देश की आबादी में सिर्फ 44% गरीबी थी, लेकिन अगर 2014 के डेटा अनुसार देखा जाए तो हमारे देश में 42% गरीबी थी। यानी अगर 70 साल लग जाते हैं, आज 70 साल लग जाते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2% गरीबी को ख़त्म करने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगाइए बाकी जो हमारे पास 42% गरीबी है उसको ख़त्म करने के लिए कितना समय लग गया। लेकिन 2014 के बाद 2022 तक का जो समय आया, उसके बीच डेटा अनुसार, सरकारी डेटा अनुसार हमारे देश की जो गरीबी है इस समय 18.57 है, यानी 18% पे गिर के आ चुकी है। काफ़ी काम इन 5-8 सालों में हुआ भी है। 10 सालों में क्या काम हुए हैं, किस प्रकार के काम हुए, क्या योजना है, उसके बारे में पहला सवाल हमारा बीजेपी की पक्ष रखने वाले अभिषेक वाजपेयी जी से। अभिषेक वाजपेयी जी, आप हमें ये बताइए, सबसे पहले एक जो महंगाई का मुद्दा इस समय कांग्रेस पार्टी वाले उठा रहे हैं कि जीएसटी लागू कर दिया, नोटबंदी कर दिया, नौकरियां नहीं मिल रही है, विकास नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से कांग्रेस वाले कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या कांग्रेस वाले अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए सब कुछ करते हैं या वाकई ही उन्हें जनता की कोई फिक्र भी है? देखिए, जिस तरह की राजनीति चल रही है, अपोजिशन का तो काम ही होता है कि सामने वाले बंदे की किसी भी तरह की योजनाएं हैं या कुछ भी है उसको फेल करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर रहते हैं। अब ये एक बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से मोदी जी की सरकार के आने के बाद जिस तरह से वो योजनाबद्ध तरीके से देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और बहुत से कार्य किए हैं, उसमें से अगर हम आप किसी बात पे आते हैं तो जीएसटी हो गई, नोटबंदी हो गई, जिस तरह से कांग्रेस ने हर एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर के देश को, सरकार को घेरा हुआ है। तो अगर हम नोटबंदी की बात करते हैं तो नोटबंदी के लिए बहुत ज़्यादा बवाल हुआ देश के अंदर। राहुल गांधी खुद 4,500 रुपये, 4,000 रुपये निकालने के लिए लाइन में लगे, जबकि उनको इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो एक दिखाना चाहते थे कि हमें भी परेशान हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम नोटबंदी की बात देखते हैं तो नोटबंदी का जो सारा खेल हुआ है वो काले धन को रोकने की वजह से हुआ था। काला धन एक ऐसा धन है जो मार्केट में लोगों के पास छुपा हुआ है, लेकिन मार्केट में मोबिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं है। कैसे नहीं हो पा रहा है? आखिर मोदी जी ने ये डिसीजन लिया तो उससे जनता को फ़ायदे क्या हुए, और लोगों ने जो जिस तरह का प्रोपोगंडा तैयार किया कि उसको नुकसान हो रहे हैं, उसका क्या तत्व निकल के आता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे आज की डेट में एक गरीब तबका है, ठीक है, कोई एक मजदूर है जो डेली में 500 रुपये या 400 रुपये की दिहाड़ी लगाता है और एक महीने तक अपना काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि 30 दिन उसको काम मिले, 25 दिन काम मिलता है, या किसी व्यापारी क्या नौकरी करने वाला बंदा 10,000 15,000 कमाता है। इस तरह का देश में वर्ग सबसे ज़्यादा है, ठीक। वो अगर मान लीजिए साल भर नौकरी करता है, महीने में नौकरी करता है, अगर उसकी 10,000 रुपये सैलरी है, 10,000 में 5 से 6,000 रुपये महीने का खर्चा है, 4,000 रुपये महीने उसके बचते हैं, जिसमें कि 2,000 रुपये अलग से निकालता है, 2,000 रुपये महीने की सेविंग करता है। क्योंकि हर एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो किराए पे रह रहा है उसका एक सपना होता है कि आगे चल के हम अपना एक मकान बनाएंगे, ठीक है। हर महीने 2,000 रुपये जोड़े, साल में उसने 24,000 रुपये जोड़े, ठीक है। उसके बाद 10 साल में उसने 2,40,000 रुपये जोड़े, ठीक। उसके बाद उसने 20 साल में उसने 4,80,000 रुपये जोड़े, ठीक। उसके बाद कुछ और व्यवस्था करके उसके बाद 5 लाख की अमाउंट हो गई। अब सरकार की नीति के हिसाब से जैसे वो कोई भी जगह पे ज़मीन लेने पहुंचा कि एक 50 गज का प्लाट उसको ख़रीदना है, ठीक है। सरकारी रेट के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्लाट की कीमत 5 लाख रुपए है। उसने उस हिसाब से आवेदन किया, उसके पास नंबर 1 का पैसा है, खून पसीने की कमाई है, 5 लाख रुपए लेके वो सरकार के पास गया और वहाँ पे बातचीत होने लगी, ठीक है। थोड़ी देर में दूसरा बंदा आया, उसने उसी प्रॉपर्टी के रेट 10 लाख दिए,
5 लाख में उस पर्टिकुलर प्लॉट की रजिस्ट्री हुई और 5 लाख रुपए के 500 और 1000 के नोट उस पर्टिकुलर बंदे के मालिक को मिल गए, जो कि जाके दूसरे वाले बंदे के बक्से में रख गए। तो वो तो ब्लैक मनी चला गया ना। यानी कि एक मजदूर आदमी जो मेहनत से 5 लाख कमा के गया, वो प्लाट नहीं खरीद पाया। जिसके पास नंबर 2 का पैसा है, भ्रष्ट आदमी है, वो 10 लाख रुपए में प्लाट खरीद ले गया। तीसरा बंदा आया, उसने उसी प्लाट की कीमत 20 लाख लगाई, रजिस्ट्री 5 लाख में हुई, लेकिन 15 लाख रुपए नंबर 2 में पहुंचा। तो इससे मार्केट में काला बाजारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा। क्यों? क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए उसकी पहुंच से चीज़ें बाहर हो गई। रियल एस्टेट सेक्टर में अचानक एक बूम आ गया कि मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ा किसके लिए? केवल रईसों के लिए। और जब मोदी जी ने, सरकार ने रातों रात जब ये एक्शन ले लिया, तो जिनके पास बक्सों में नंबर 2 का पैसा भरा पड़ा था, वो हो गया जीरो। तो आज एक गरीब आदमी ये तो सोच सकता है कि हम और वो बराबर हैं, हम एक प्लाट ले सकते हैं, हम भी एक गरीब आदमी मकान बनाने का सपना देख सकता है। लेकिन पहले तो ये केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़े बड़े व्यापारिक गणों और कंस्ट्रक्शन वालों तक ही सीमित था कि वही केवल सपना देखते थे। इस सेक्टर में बूम लाने का पूरा जो घपला किया है, वो इन्हीं सेक्टर के नंबर 2 के पैसे से ही हुआ है। आप देखिए, जब से नोटबंदी हुई है, तब से पर्टिकुलर रियल एस्टेट सेक्टर में क्यों इतनी गिरावट आ रही है? आप ऐसा मानते हैं? हम तनवीर जी से सवाल पूछते हैं। सर, आप ये बताइए कि जिस तरह से अभिषेक वाजपेयी जी ने कह दिया कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं में जो देश को भी फ़ायदा हुआ है और जनता को भी फ़ायदा हुआ है, सीधे शब्दों में इन्हें समझा दिया। आप ये बताइए, जब सरकार कहती है 99% जो है आपका, 98.5% था, वैसे 99% ही है, जो काला धन वापस आ गया देश में। अगर सारा काला धन देश में वापस आ गया, उसके बावजूद भी ये गरीबी क्यों नहीं हट रही है? मैं किसी पार्टी से पहले बात कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, न कांग्रेस से मेरा कोई है, न बीजेपी से है, न आम आदमी से। मैं पब्लिक की तरफ से एक आवाज़ हूँ, जो पब्लिकली होनी चाहिए, जो पब्लिक के हित में होनी चाहिए, मैं वो बोलूँगा। किसी भी पार्टी से, किसी पॉलिटिक्स पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद की एक पब्लिक की आवाज़ हूँ। आपने सवाल किया कि भाई नोटबंदी में या मोदी जी मतलब जो नोटबंदी करे, उनका कहना है कि भाई हमने एक तरह का समाज में जो क्या नाम भ्रष्टाचार या होता था ना भाई, कि पैसे बचा के रखना, उसको मोबिलाइज नहीं करना, उसके ऊपर मैं विस्तार से बात करूँगा। सबसे पहले नोटबंदी किया अचानक, भाई रात को 10 बजे या 11 बजे का अनाउंस कर दिया, भाई कल से ये नोट बंद। ये कतई बिल्कुल जो संविधान के हिसाब से किसी कानून को लागू करने के लिए जो सिस्टम से होता है, वो इनके बिल्कुल उलट है। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। माना कि भी आपने इसको क्या नाम है, रात को 10 बजे या 11 बजे आपने अनाउंस करते भी नोटबंदी हो गई। हमारे देश में बेशक अमीर है, गरीबों की भी संख्या कम नहीं है। जिसकी रोजी रोटी रोज़ कमाने से ही होता है, दिन की गाड़ी लगाता है, फिर शाम को उसके घर रोटी मिलती है। ऐसे फैसले अगर ये लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित होता है वो गरीब तबका होता है, और काफ़ी गरीबों को इनका सामना करना पड़ा। मेरे हिसाब से ये कानून इसका लागू करना गलत था। आपको लगा कि भाई नोटबंदी से हमें फ़ायदा होगा, चलो ठीक, आपका प्लान था, तो आप कुछ तो मोहलत देते, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हाँ भी हम नोटबंदी कर रहे हैं, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ की दिहाड़ी मजदूरी लगाने वाले लोग हैं, कुछ तो अपना अरेंज करता। रात को 10 बजे आपने नोटबंदी लागू करी और सुबह भगदड़ मच गया। जिसका चूल्हा रोज़ कमाने से ही जलता है, तो उसका अंजाम क्या हुआ होगा, यह उसने नहीं देखा। दूसरा भी, नोटबंदी से इन्होंने जो अपना टारगेट किया, भाई हमें यह फ़ायदा होना है, आतंकवादी को भी, आतंकवादियों की कमर तोड़नी है। सोच अच्छी है, गलत नहीं है। हर वो विपत्ति को हम ख़त्म करना चाहेंगे जो हमारे देश के लिए कलंकित होता है या फिर हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए होता है, मैं इसके लिए एग्री हूँ। बट जिस तरह से आप कानून को लागू करते हो वो गलत है। आपने नोटबंदी करी, नोट आपके कितने % वापस आए? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दिया, इनको RBI वालों ने रिपोर्ट दिया, 99.8% नोट रिकवर हुआ हमारा। कितने बचे? 0.2%। 0.2% अक्सर क्या होता है, कागज़ की नोट कट जाता, फट जाता, गल जाता है, ये उनमें गया।
8% अगर हमारा नोट रिकवर हो गया तो ये बताओ कि फिर काला धन था कहाँ। सर हमारा एक सवाल है 99%, क्योंकि 3 रिपोर्टें हैं, एक तो आपकी सरकार की रिपोर्ट है उसमें कुछ और है, वो आरबीआई की रिपोर्ट में कुछ और है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए, तनवीर जी ने कह दिया कि 99.8% नोट रिकवर हुआ, लेकिन सवाल ये है, ये सब नोट रिकवर होने के बाद भी हमारे देश में गरीबी क्यों है, और उन नेताओं ने अपने पैसे कैसे एक्सचेंज कर दिए, जब एक व्यक्ति को 4,000 रुपए के लिए लाइन पे लगना पड़ता था, 2-2 4-4 दिन में नंबर आता था, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए एक्सचेंज कैसे किया? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? देखिए क्या है कि सिस्टम जो है भारत का पूरी तरह से बहुत 70 सालों से जिस गवर्नमेंट रही है उसने बिल्कुल करप्ट करके रखा है। और कोई भी देश हो एक व्यवस्था से चलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सारे सिस्टम के थ्रू ही सारा काम करता है, लेकिन सिस्टम में हर जगह कहीं ना कहीं कमियां हैं और उस कमियों को दूर करने के लिए ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की सरकार में सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, अच्छा अब हम ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि माननीय तनवीर भाई जी ने कहा कि अगर नोटबंदी करनी थी तो कुछ दिन पहले आपको बताना चाहिए था। इस तरह का जो डिसीजन होता है, इसके लिए अगर हम आपको 15 दिन पहले दिन या 20 दिन पहले अगर आपको बता देंगे तो सारा खेल तो ख़राब वैसे ही हो जाएगा। ये डिसीजन ही इसीलिए एट द टाइम लिया जाता है कि ताकि आपको समय ही ना मिल पाए उस नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 के कन्वर्ट करने का, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सिस्टम कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है। 60 to 70% भारत का जो सिस्टम है वो बिका हुआ है, वो आपस में ही एक दूसरे की घूस में चल रहा है। और वो सिस्टम किस तरह से बिका हुआ है, चाहे वो काम को लेकर के हो, चाहे वो काम करवाने के लिए पैसे को लेकर के हो। मेरा कहने का मतलब है कि सिस्टम में जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी कोई नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप पिछली सरकारों की बात करें जो आज तक देश में चला आ रहा है या हमने झेला है या आपने झेला है, किसी भी बैंक में आप काम कराने जाते हैं तो अगर आप बैंक जाते थे तो बैंक में नॉर्मल काम 12 बजे शुरू होता था, जबकि बैंक की टाइमिंग 10 बजे है। आप पहुँचे 12 बजे से अधिकारी बैंक का अपनी सीट पे आया, उसके बाद आपका काम शुरू हो रहा है। यानी कि 10 बजे से काम शुरू होना था जो कि 12 बजे शुरू हुआ। 2 घंटे वो केवल वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वो ऑफिस भी लेट पहुँच रहा है। 2 घंटे वो अपना किसी दूसरे व्यापार में लगा रहा है जो उसने सरकार से पैसा जो सैलरी से बचा के कोई दूसरा व्यापार खोल रखा है। इससे एक व्यक्ति की मजदूरी का नुकसान हुआ, क्योंकि अगर उसने अपनी जगह पे एक व्यापार खोल रखा है तो उससे कोई दूसरा व्यापार खोल सकता था। उसके बाद 2 घंटे जो आपने अपना वर्क एफिशिएंसी थी देश के प्रति, जिससे काफ़ी काम निकल सकते थे, उसमें आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। ये देश के सिस्टम के अंदर था, ठीक है। लेकिन इसके कम करने के लिए आज तक की सरकारों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, क्योंकि देखिए देश इतना पिछड़ चुका है कि पैरेलल वे में हमको हर तरीके से दुरुस्त करने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को दुरुस्त करने में लग जाएंगे तो दूसरी पीछे आ जाएगी। तो हम हर लेवल पे काम करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब नोटबंदी की बात अगर हम करते हैं तो मोदी जी ने जो ये नोटबंदी की, उससे सिस्टम में कहीं ना कहीं जो नंबर 2 का काम कर रहे थे लोग वो गिरे, ठीक है। अब आप कहते हो कि सारा नोट वापस आया, तो सारा नोट वापस आया, लेकिन 500 हज़ार का वो नोट तो डंप हो गया ना। उसको डंप करना हमें, या तो उसको हमने जलाया होगा या कुछ भी किया है, किसी तरह से उसको डंप करके फिर उसके बाद नई स्ट्रेटजी प्लान करना, उसको करने में भी टाइम लगता है। आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से ये नोटबंदी का ही मुद्दा है, आपने कह दिया कि 70% जो है सिस्टम बिकाऊ है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस सिस्टम को सुधारने की? अगर हमारे मंत्री, हमारी सरकार है इसको नहीं सुधार सकती तो क्या आम पब्लिक सुधारेगा? और इसमें पिस कौन रहा है, गरीब या अमीर? क्योंकि गरीब और गरीब होते चले जा रहा है, अमीर और अमीर होते चले जा रहा है। देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि भारत ही एक इकलौता कंट्री है जो करप्ट है, जैसा कि लोगों का कहना है। जापान भी एक ज़माने में करप्ट था, अमेरिका भी बहुत ज़्यादा करप्ट था, अमेरिका में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं थी। आज वो डेवलप्ड कंट्री हैं, एक विकसित देश में आते हैं, लेकिन भारत में करप्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए भारत एक विकासशील देश में आता है। अब अगर आप कंपेयर करते हैं कि यूएसए ने तरक्की की, आज वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो गए, तो भ्रष्टाचार उन्होंने कम किया, तभी तो कम हुए। जैसा कि लोग जानते हैं कि साइंस के क्षेत्र में आज हम बहुत तरक्की कर चुके हैं।
तो अमेरिका ने तकनीक का इस्तेमाल करके ये आप डिसाइड कर लीजिए कि पुराना जो कुछ भी हो चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे जो चीज़ें हो रही हैं उसको रोकने में हम अंकुश जरूर लगा सकते हैं। इसी को टेक्नोलॉजी के बेस पे अमेरिका ने अपने यहाँ कई तरह की पॉलिसी लगाई, कई तरह की स्कीम इम्प्लीमेंट की, और उसका असर ये हुआ कि आज अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। और भी जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो भी सब कंट्री में इस करप्शन था। अब हम मोदी जी की सरकार में कुछ ऐसी आपको स्कीम बताएंगे जो 70 सालों में दूसरी सरकार ने नहीं की, और क्यों नहीं की ये सवाल आपको उनसे पूछना है जो मोदी जी ने किया। अभी हमने आपको बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्पल दिया। बैंकिंग सेक्टर में हर जगह ये मानना था कि 12 बजे से काम शुरू होता है, और लोग बड़े परेशान थे। गरीब लोग जो खाता खुलवाते हैं वो परेशान थे, चेकबुक लेके खड़े हैं, काम नहीं हो रहा है। ठीक है, लोगों को अपनी छुट्टी करनी पड़ती थी 4 घंटे 5 घंटे की, उसके बाद ऑफिस का नुकसान करना पड़ता था। अभी रिसेंटली में जो सरकार ने एक नई स्कीम निकाली कि थंब इम्प्रेशन के थ्रू किसी भी ऑफिस में एंट्री होगी। जब आप ऑफिस में 10 बजे एंट्री करेंगे तो आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा स्कैनिंग के थ्रू। इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर में जब ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ में इम्प्लीमेंट किया, उससे 10 से 15 साल पहले प्राइवेट सेक्टर में ये चल रहा था। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में ये सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं, और तब कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर। ठीक, उससे ये क्या हुआ कि सारा एम्प्लॉय जो है बैंक का वो 10 बजे एंट्री करने लगा। ठीक, 10 बजे एंट्री करने लगा, यानी कि अब 10 बजे काम शुरू होगा। तो सारी चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन फिर एक रिसर्च टीम ने पता लगाया कि 10 बजे जब एंट्री हो जाती थी उसके बाद भी टेबल पे लोग 12 बजे पहुंचते थे। 3 महीने की जब रिपोर्ट आई तो इसमें ये पता चला कि पहले जो चीज़ 100% वर्क एफिशिएंसी नहीं निकलती थी वो आके तो अब 70% पे हो गई। 30% उसमें कवर कर लिया हम लोगों ने, लेकिन अभी भी लोग काम नहीं हो रहा उस स्पीड से। यानी कि ये रिसर्च के बाद ये पता चला, जो टीम बताई गई रिसर्च के लिए, उन्होंने सर्वे किया, सर्वे और रिसर्च की रिपोर्ट आई तो ये हुआ कि लोग ऑफिस में तो एंट्री कर रहे हैं लेकिन अपनी टेबल पे नहीं पहुंच रहे हैं। फिर उन्होंने एक नई स्कीम निकाली कि अगर आप टेबल पे भी पहुंचेंगे सारा तकनीक का इस्तेमाल करके, कि किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टेबल पे पहुंचने के बाद जब कंप्यूटर ऑन करना है तो उसके बाद भी अंगूठा लगाना है। यानी कि अगर आप ऑफिस में 10 बजे एंटर किए और ऑफिस में आपकी टेबल पे अंगूठा 11 बजे लगा तो 1 घंटे कहाँ थे आप। तो टेक्नोलॉजी के बेस पे वर्क एफिशिएंसी बढ़ी। 2 घंटे अगर वो ऑफिस में नहीं देते थे, अपने व्यक्तिगत काम पे देते थे, तो वो अब अपने काम पे देंगे, जनता का काम होगा। और वो 2 घंटे जो अपने व्यापार खोल रखा था उन्होंने, वहाँ पे उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार करेगा तो एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। अगर आप इसको गहराई से देखो तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। ये पर्टिकुलर एक स्कीम का हमने आपको बैंक से रिलेटेड बताया। इंडिया के अंदर जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है सब में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई। तो इसका मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल से कांग्रेस को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी क्या, कि वो क्यों नहीं कर रहे थे? हमारा क्वेश्चन आपसे है सर, मोदी जी ने नारा दिया कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आएंगे और 17 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया। सर आप ये मानिए, अगर 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और हर 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आए, ब्लैक मनी वापस आई, धन वापस आ गया, तो फिर भी हमारे देश में गरीब आगे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है, आपने जो सरकार बनाई, बीजेपी की जो सरकार आई, वजह यह थी कि भाई पब्लिक कांग्रेस से त्रस्त थी, गरीबी से त्रस्त थी, बेरोजगारी से त्रस्त थी, भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। ये सारे मुद्दे कहीं न कहीं हर पब्लिक को चुभ रही थी और वो चाहती थी कि भाई ये बदलाव हो। तो इस बीच हमारे अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो आए और बिल्कुल संता स्टाइल में मैं गरीबी दूर करूंगा, मैं भ्रष्टाचार ख़त्म करूंगा, हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख दूंगा, हर साल 2 करोड़ की नौकरी दूंगा। पब्लिक ये सुनकर यानी कि उसके कान को ऐसा लगा कि भाई कोई है, इस देश में भी कोई है जो हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। पब्लिक ने टूट के वोट करा, फुल्ली मैंडेट, रिकॉर्ड तौर वोट किया गया उन्हें। मेरे ख्याल से दूसरी बार ऐसा इतिहास हुआ था हिंदुस्तान में, भी 350 प्लस किसी की सीटें आई हैं। इससे पहले एक बार राजीव गांधी जी, जब इंदिरा गांधी क्या नाम है मर्डर हुई थी उनकी,
इनके इसमें जब चुनाव हुआ था, श्री क्या नाम है, श्री राजीव गांधी के टाइम में 360 एबव सीटें आई थी। उसके बाद किसी ऐसे लीडर में शायद वो करिश्माई वो चीज़ नहीं थी जो इन्हें दोहरा पाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काल में ही हुआ कि 360 प्लस सीटें आई, और आई इस वजह से कि पब्लिक को ये लगा कि नहीं भाई कोई ईमानदार बंदा है और हमें इनके पीछे एक बार जाना चाहिए, इन्हें एक बार वोट करनी चाहिए ताकि देश का भला हो। हुआ क्या, ना 15 लाख किसी खाते में आए, ना महंगाई कम हुई, ना भ्रष्टाचार तक ख़त्म हुई है, ना ही इन्होंने पब्लिक सेक्टर के लिए कोई ऐसा खास कदम उठाया जो भाई आम पब्लिक इससे लाभान्वित हो। सर, अगर इस हिसाब से माना जाए कि तो भारतीय जनता पार्टी की जो मुखिया इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, माना जाए कि बीजेपी ने काम नहीं किया, अगर काम ना करा हो तो दूसरी बार वो सरकार नहीं बना सकते थे। आप ये बताइए फिर आखिरकार अगर इन्होंने काम करा ही नहीं तो जनता ने दूसरी बार उनके चुन के प्रधानमंत्री क्यों बनाया? देखो, जैसे कि भाई बीजेपी के लीडर या फिर आम पब्लिक ही कह लो कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, 70 साल तो नहीं, कम से 50-55 साल इन्होंने राज किया है। बीच में कई सरकारें आई है। बीजेपी भी मेरे ख्याल से एक टर्म अगर पूरा हो तो इनका भी 15 या 16 साल इनका भी पूरा होगा। 70 साल में 75 साल में 15-16 साल आपको भी निकालने पड़ेंगे। तो आप ये कह रहे हो कि भाई अगर बीजेपी ने काम नहीं किया फिर भी पब्लिक ने सिर्फ दोबारा वोट किया इस उम्मीद से कि भाई चलो कांग्रेस ने 60-70 कांग्रेस को हमने 55-60 साल दिए, उन्होंने चलो जो किया उन्हें इनका रिजल्ट मिला। ये बंदा आया बीजेपी, चलो 5 साल में कुछ नहीं होता है। हमारे देश की जो जनता है थोड़े समझदार भी हैं, उन्हें लगा नहीं जब 5 साल कम है तो एक टर्म इन्हें और दिया जाए। इन्होंने जो वादे करे हैं, इन्होंने जो सपने दिखाए हमें, क्या पता उसके लिए इसके पास समय कम हो, चलो एक टर्म इन्हें मैं और देता हूँ। एक टर्म के बाद ये 2024 में जो चुनाव होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बीजेपी को उनका सामना करना पड़ेगा, उन्हें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। भाई तुमने 10 साल में क्या किया, पब्लिक से सवाल पूछेगी। आपने जो वादे किए, वादे खैर सारे नेता करते हैं, अहम चीज़ें ये होती है भाई जो आप महंगाई, आपने महंगाई पर क्या किया, आपने बेरोजगारी के ऊपर क्या काम किया। सर, हमारा एक क्वेश्चन आपसे है, कोई भी नेता जीतता है, हम उनको आगे भेजते हैं, लाल बत्ती तक पहुंचा के आगे भेजती है, जनता भेजती है, लेकिन वो नेता पीछे मुड़ के जनता को नहीं देखता। एक उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन हमारा यहाँ दिल्ली का ये है कि इस समय जिस राज्य में हम हैं उस राज्य की बात करते हैं, यहाँ पे लगभग 63% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे के हैं, और इन लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है ये बोल के कि ये लोग अवैध है, ये अवैध कॉलोनियाँ हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो 100 साल, 150 साल, 50 साल, 70 साल, 30 साल से रह रहे हैं सब इंडियन। अगर हमारे देश की सरकारें पाकिस्तान से आए हुए लोगों को शरण दे सकती है, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को शरण दे सकती है, रोहिंग्याओं को शरण दे सकती है, उन्हें मकान, ज़मीन, ज़्यादा घर सब कुछ बना के दे सकती है, तो जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश में रहने वाले यहीं के नागरिक हैं, आज की डेट में उन लोगों के पास जो ज़मीन है 100 साल से पड़ी है, वो लोग 100 साल से अवैध कैसे है, जबकि 75 साल ही हमारे देश को आज़ाद हुए हैं। देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। इसमें जो शरणार्थी, एक तरह से उनको शरणार्थी बोला जाता है, किसी भी स्टेट से बाहर से लोग आते हैं जिन्होंने झुग्गी झोपड़ी बनाई और यहाँ रह रहे हैं, तो उसमें 3 कैटेगरी होती है। एक तो वो जो यहाँ पे देश में आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले, 70 साल पहले या 100 साल पहले, मान लीजिए 70 साल आज़ादी को हो गए हमारी, अब 75वां साल मना रहे हैं, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान से या उधर से देश से दूसरे देशों से यहाँ पे आए, क्योंकि बंटवारे के समय ये हुआ कि अब यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे। इस तरह के लोग वहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे उनको कोई रहने का साधन नहीं मिला, क्योंकि वहाँ से जब यहाँ आए और यहाँ पे दंगा हुआ रखा था, पूरे देश में आग लगी थी, तो जहाँ उनको सिस्टम मिला वहाँ पे उन्होंने रखा और अपने आप को सेटल किया। तो ये इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। इसमें कई कैटेगरी हैं। दूसरा ये है जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आके दिल्ली के अंदर रोजगार का अवसर के लिए आते हैं,
वो भी यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अब मजदूर इंसान के पास तो किसी तरह का रहने की कोई सुविधा होती नहीं है। पूरी फैमिली के साथ आते हैं, 500-400 की दिहाड़ी में काम करते हैं, तो वो भी झुग्गी झोपड़ियों के सहारे ही अपना जीवन काटने के लिए तैयार होते हैं और झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते हैं। पिछली भी जो सरकारें रहीं और कैसी भी गवर्नमेंट हो, वो ध्यान नहीं देती और आराम से ये सारी खेल चलता रहा। आज दिल्ली के अंदर 63 लाख झोपड़ियाँ हैं जो चल रही हैं। कई सरकारें आई हैं जिन्होंने इनको लीगल किया है, कुछ झुग्गी झोपड़ियों को नंबर 1 पे मकान दे दिए, सब कुछ कर दिया। अब आपका जो सोचना है कि इसमें कई तरह की चीज़ें में बदलाव चाहिए कि नहीं, एक मिनट रोकता हूँ आपको। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि रोहिंग्या वालों को ज़मीन ज़्यादा घर बार दिया जाएगा, पाकिस्तान वालों को दिया जाएगा, बांग्लादेश को दिया जाएगा, जहां तक कि हमारे मोदी जी कहते हैं किसी भी देश का अगर कोई भी व्यक्ति आना चाहता है हमारा देश उसे नागरिकता देगा। तो लेकिन जो आपके देश में 70 या 90 साल से रह रहा है तो उसको तो पहले आपने घर बार ज़मीन ज़्यादा दी नहीं, तो बाहर के देश के लोगों को क्यों? देखिए, जो झुग्गी झोपड़ियों का खेल है, इसके लिए पूरा अभी जैसे हमने बताया था कि आपको एनआरसी और सीए के थ्रू जो हमने मुद्दा उठाया था कि देश के जो असली नागरिक हैं उनकी पहचान होगी। ऐसा किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि जो इल्लीगली नंबर 2 के तरीके से देश के अंदर घुसा है उसको हम देश की नागरिकता देंगे। ये अब किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा है। मोदी जी की गवर्नमेंट में अब किसी भी नेता ने ऐसा स्पीच नहीं दिया है और ये होना भी नहीं चाहिए। देश के अंदर जो इलीगल तरीके से वो शायद 70 साल से रह रहा हो चाहे 40 साल से रह रहा हो, वो देश में रहने लायक नहीं है। ठीक, एनआरसी और सीए के अंतर्गत हमें इसी चीज़ को आगे छानबीन करनी थी कि कौन कितने सालों से देश में रह रहा है, उसको यहाँ रहना, उसके बाद छटनी होगी, फिर आगे चल के उनके लिए प्लानिंग करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। रही बात जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, जहाँ तक कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान दे रही है, कई झुग्गी झोपड़ियों को नंबर 2 से नंबर 1 में कन्वर्ट कर रही है, लोगों को पक्का मकान दे रही है। तो इस योजना के तहत पहले तो ये बाकायदे एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि इनकी छानबीन कर सके, जो रियल में यहाँ का निवासी है, जो उस जगह पर रह रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक मकान देने की ज़रूरत है। ये सरकार को इस तरह से कदम उठाना चाहिए और सभी सरकारों को इसके लिए आपस में एक साथ एकजुट होकर इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। आप मानते हैं यहाँ पे सरकार की कमी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सरकार की कमी के बिना सारी चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं। सरकार के जो नीचे सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, ये सारे काम करते हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आज से नहीं 70 सालों से चला आ रहा है। बहुत कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है। जो पुरानी सरकारों ने चीज़ों के सिस्टम को जो ख़राब करके रखा हुआ है उसको सही करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। अभी 8 साल ही हुए हैं, उन्होंने सही करने की कोशिश की है और अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी सारे के गड्ढों को पूरा करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो मेरा ये कहना है कि मोदी जी तो इस काम में अग्रसर हैं ही हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों को भी इसको साथ देना चाहिए उनका कि इन सब चीज़ों को कैसे ख़त्म करें। बिना सिस्टम की मिली भगत के वो लोग यहाँ नहीं रह सकते थे। उन्होंने वहाँ पे घर बनाया, थोड़े दिन बाद कमिश्नर को आके वो घर उखाड़ देना चाहिए, लेकिन कमिश्नर ने उनसे घूस ली होगी। 2 साल 4 साल के लिए फिर टाल दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। रोहिंग्या इंडिया के अंदर कैसे बढ़ गए? रोहिंग्या मुसलमान इंडिया के अंदर आए तो ऐसा तो नहीं आज़ादी के आसपास आए, अभी ये 15-20 सालों में 30 सालों में आए। उन्होंने ऐसे ही तो अपनी आबादी बढ़ाई है यहाँ पे देश के अंदर। तो कैसे बिना सिस्टम के करप्ट हुए, बिना लोगों ने जो गंदी वोट बैंक की राजनीति की है, उनका राशन कार्ड बनवाया है, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो राजनीति के दम पे, जो तुच्छ स्तर पे जो लोगों की सोच हो गई है नेताओं की अपना कब्जा स्थापित करने की, वो चीज़ अब खत्म करनी पड़ेगी। उससे ऊपर उठकर देश हित में कुछ कार्य करने की ज़रूरत है। इसके लिए शायद विपक्ष को भी एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हित की बात है। लेकिन सर विपक्ष की तो अभी बीजेपी सरकार सुन कर रही है। देखिए, विपक्ष की तो बीजेपी सरकार सुनेगी नहीं, लेकिन हमारी भी तो कोई नहीं सुन रहा है ना। समस्या ये है कि अगर हम कोई काम करते हैं, अभी अगर आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए कि देश के अंदर जो महंगाई स्तर बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, और पेट्रोल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप ये देखिए, कोरोना काल के बाद से और अभी जो है आपका देश दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन वार चल रहा है, ठीक है। इंडिया की जो परसेंटेज है गिरावट का जीडीपी का, वो 7.48 कुछ % के समथिंग है, 7 पॉइंट समथिंग है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम, जैसा कि सरकारें कह रही हैं कि जीडीपी देश का बहुत गिर गया है, देश बिल्कुल गर्त में जा रहा है, बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, लेकिन अगर आप सच्चाई देखो, जो मार्केट में एक प्रोपोगंडा झूठ फैलाया जा रहा है,
अगर आप रूस और यूक्रेन वार चल रही है, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। इससे पहले हम 2 साल कोरोना से जूझ चुके हैं, उसमें भी पूरी दुनिया त्रस्त थी। ठीक है, ये 2 संकट से गुजरती हुई मोदी सरकार चल रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात बताते हैं जीडीपी जो गिर रही है, तो अगर आप किसी भी कंट्री की जीडीपी ले लीजिए, नामी 15 कंट्री की जीडीपी इंडिया से ज़्यादा गिरी है। किसी की 25% गिरी है, किसी की 20% गिरी है, किसी की 17% गिरी है। इन सारे कंट्रियों में सारे बड़े कंट्री शुमार हैं, और तो इंडिया तो उनसे कहीं ज़्यादा बढ़िया डिजर्व करता है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है कि उसकी केवल 7% गिरी है। क्योंकि देश तो पूरी दुनिया संकट झेल रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि रूस यूक्रेन की वजह से पूरी दुनिया नहीं झेल रही है या कोरोना पूरी दुनिया में नहीं था। तो ये तो कहना गलत है कि मोदी की सरकार में जीडीपी इतनी गिर रही है। इससे पहले की सरकारों की अगर आप कल्पना करें कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में जीडीपी में 70% के समथिंग डाउनफॉल हुआ था, ठीक। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट में 24% के करीब डाउनफॉल हुआ है। आप इस चीज़ को नहीं बेहतर करते हैं कि उसमें इसमें फ़र्क है, क्योंकि वो देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तब ऐसा हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन है और ही इज सर्विंग द कंट्री। सर तनवीर जी, हमारा आपसे एक क्वेश्चन है। दिल्ली में एक सरकार आई थी 8 साल पहले, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, माना जाता है कि कहीं ना कहीं से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर बीजेपी गलत कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सपा या बहुजन या अन्य कोई भी पार्टी गलत कर रही है, तो ऐसे में जनता का एक ही रुख था कि हमारे लिए कोई सरकार आई है, वो है आम आदमी पार्टी सरकार, इसको जिताओ, इसको आगे बढ़ाओ। जब अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल करना शुरू किया लोगों से कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद उन्होंने पहला नारा लगाया बिजली पानी फ्री, दूसरा नारा लगाया जहां जुगी वहां मकान। जिस तरह से अभिषेक जी ने कह दिया था कि और लोगों की भी जिम्मेवारी बनती, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां जुगी वहां मकान, देश की राजधानी दिल्ली में 60 लाख जुगियों का डाटा अरविंद केजरीवाल के मंत्री ही घोषित करते हैं, वो 3 लाख प्लस करते हैं अलग से। तो क्या आपको लगता है 60 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 65,000 लोगों का अभी तक सर्वे हुआ, जहां जुगी वहां मकान के बदले में आज जब लोगों के मकान टूट रहे हैं, गरीबों को घर से बेघर किया जा रहा है, तो इस समय वो आम आदमी पार्टी की सरकार कहां है? क्यों नहीं गरीबों के लिए काम कर रही है अभी? देखिए, कोई भी सरकार शायद ये नहीं चाहती हो कि भाई चाहे वो सेंट्रल में हो या फिर किसी स्टेट में हो कि भाई हमारी छिछा लेदरी हो। वो ये चाहेंगे कि भाई हमारे स्टेट का कानून व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ें अच्छी हो। झुग्गी झोपड़ी वाली की बात है, जहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये इतना छोटा मसला नहीं है। ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और आप कह रहे हो 63 लाख समथिंग, 65 लाख मान लो, 3 लाख प्लस कर रहे, 65 लाख, 60 लाख पकड़ लो। 60 लाख लोगों को घर देना, उन्हें बसाना, ये मेरे ख्याल से कोई छोटा काम नहीं है। इस पर वक्त भी लगेगा। दूसरा, नेता कोई चुनाव वक्त में, चुनाव टाइम में उनका अपना जो मैनिफेस्टो होता है वो कुछ ज़्यादा बोल भी देता है, जो नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। आप उतना ही बोलो जितना कर सकते हो। तो इसमें तो खैर हमारे देश से शायद किसी भी पार्टी के नेता कम नहीं है अपनी मैनिफेस्टो को बढ़ा चढ़ा के बोलने में, और काम तो खैर उनका जो होता है वो पब्लिक को दिखता ही दिखता है। मैं पर्सनली किसी लीडर को मैं नहीं कर रहा हूँ टारगेट। रही बात कि भाई झुग्गी झोपड़ी वालों को आपने क्या नाम का भाई कहा कि भाई मैं इसको मकान दूंगा, ठीक है, और क्या नाम उसके बावजूद भी पब्लिक भाई फिर उसको दूसरा टर्म भी दिया। हमने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ की पब्लिक वो पब्लिक है आशावान, किसी को मौका देना। भाई नहीं, पिछला सरकार नहीं सही कर पाई, इसको हमने बनाया, यह सरकार काम करेगी हमारे लिए, चलो 5 साल नहीं 1 टर्म और दो नहीं, शायद यह कर जाए। और अगर नहीं खरी ये सरकार अगर पब्लिक के डिमांड पर खरी नहीं उतरती है तो पब्लिक इसे भी फिर हटाएगी, कोई और दूसरा ऑप्शन चुनेगी। मैं बगैर किसी दाएं बाएं के, कोई पार्टीबाजी के, साफ साफ शब्दों में यही कहता हूँ, नेता जो बयानबाजी करता है, हवाबाजी करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, वैसा करने में सक्षम हूँ, आप करके दिखाओ तो बेटर है। और नहीं तो पब्लिक आपको फिर आने टाइम में आपको आईना भी दिखा सकती है और दिखाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार पे मैं इसलिए आ रहा हूँ कि हमारी स्वयं में एक विचारधारा थी एक समय पे कि
आम आदमी पार्टी की सरकार यदि आती है, शायद एक नई राजनीति शुरू हो जाए, जिसकी पूरी जनता को उम्मीद थी, पूरे देश को उम्मीद थी। लेकिन राजधानी दिल्ली को जिस तरह से केजरीवाल जी ने नशे में धकेल दिया, जिस तरह से झुग्गी झुपड़ी वालों के बिल्डोजर फिरे, जिस तरह से हेल्थ पे काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, और जिस तरह स्कूलों पे घुटाला हो रहा है, ये निकल रहा है, स्कूलों के हाल बुरे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन जो दिल्ली के लिए काम करना था वो नहीं करा। ऐसे में इन्हें उठ उठ के और राज्यों में जाना शुरू कर दिया कि हमारी दिल्ली में बीजेपी चलने नहीं दे रही है। अगर बीजेपी में दिल्ली में आपको चलने नहीं दे रही है तो क्या आप, जब 49 दिन की आपकी सरकार थी, आपका इंस्पेक्टर आपकी बात नहीं मानता था, उस टाइम उठ के आप धरने पे जा सकते थे। अगर आज बीजेपी सुनाई नहीं कर रही है आपकी, आज अगर आपको काम करने नहीं दे रही है, आज आपकी सरकार कहाँ गई? आज क्यों नहीं धरना कर रही जनता के लिए? आज 60 लाख लोगों के लिए धरना क्यों नहीं हो रहा है? आज हेल्थ के लिए धरना क्यों नहीं हो रहा? क्यों उस टाइम अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने धरना किया था? जब कोई पार्टी सरकार में नहीं होती, धरने तो खैर बड़े बड़े करते हैं वो, ठीक है। ये धरनेबाजी से सिर्फ काम नहीं होता, ज़मीनी स्तर पर आके काम भी करना होता है। तो आपका सवाल एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि भाई आपने ये कहा जब धरने देता था, ये धरने कब दिया करता था? जब इनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, कोई अलग सरकार थी, तो कई खामियां थी उस टाइम जो जिस पर प्रोटेस्ट हुआ करता था, जिस पर धरना देना भी लाजमी था। और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन्हें ख़त्म किया गया है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसे ख़त्म किया गया है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, स्किलों सिस्टम को बेहतर किया गया पहले से कहीं ज़्यादा। सुविधाएं, जन सुविधाएं भी, यातायात सुविधाएं भी, मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले से और अब की जो दिल्ली को देखा जाए तो है, इम्प्रूवमेंट तो है, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और पूरी तरह मैं ये भी नहीं कहूँगा जितनी चाहिए उतनी हो गई है, काम करना पड़ेगा, आगे भी कई काम है जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार के एमपी और एमएलए व मिनिस्टर, आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचार के केस, फ्रॉड डिग्री के केस, कई ऐसे केस उन पे लगे पहले ही। अब यहाँ तो आप बोलेंगे कि बीजेपी या कोई कांग्रेस या कोई और पार्टी करा रहा है, लेकिन जो कोर्ट में प्रूफ हो गया कि तुम भ्रष्टाचारी हो और तुम्हें बाकारण कोर्ट में अब एक हिसाब से सज़ा भी मिल रही है, या जो भी अपने कर्म भुगत रहे हो, जब ये पार्टी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही थी, आज उसी पार्टी के अगर नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप क्या मानेंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब है, क्योंकि उसके राइट हैंड लोग जो है वो भ्रष्टाचारी निकल गए हैं। देखो, केस हुआ उन पे या उन पर जांच भी हुआ, तो ये कोर्ट का काम है। जो हमारा न्याय सिस्टम है, न्याय प्रक्रिया है, वो इन चीज़ों को देखेगी, सही क्या है, गलत क्या है। वाकई अगर भ्रष्टाचारी है ये, इन्हें भ्रष्ट में लिप्त पाया गया है, सज़ा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। एक क्वेश्चन हमारा, हम लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आप सिर्फ एक बात बताइए, राजधानी दिल्ली की जिस तरह से इस समय हालात है, आपने कहा बेटर है, आप अपने मुंह से बताइए, जब नशे में इस समय राजधानी दिल्ली धकेल रही है, 25 साल से लेकर 21 साल के बच्चे को कह दिया कि तुम दारू पियो, क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा करने का शोभा देता है? या किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा कर दिया कि आप 25 साल में तो नहीं, अब 20 साल में शुरू करो दारू पीना? किसी भी मंत्री ने बोला? नहीं। अगर इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो ये गलत है। ये गलत है ना? गलत है। हम वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पे लोग क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, भ्रष्टाचारी है, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी को यहाँ से 7 एमपी मिले। 7 एमपी जब उनके मिले, उस समय किसी ने ये नहीं देखा था कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। बीजेपी ने दिल्ली के लिए क्या किया? देखिए, जो एमपी होते हैं वो केंद्र सरकार की स्कीमों को प्रमोट करते हैं और जो उनके संसदीय क्षेत्र होते हैं उसमें वो काम करते हैं, ठीक है। अब अगर आप संसदीय क्षेत्र में जो भी काम है, जैसे रोड बनवाना हो गया या जनता की कोई भी सुनवाई करना, उस लेवल पे बीजेपी का हर व्यक्ति जो है, हर एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को डेवलप करने में ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि सारी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री के थ्रू ही सारी मोबिलाइज होती हैं और ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है। तो उसमें तो कोई हम ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। अब अगर हम आपको बात बताएं कि अगर हम मुद्दे पे आते हैं कि केजरीवाल ने किस तरह की स्कीमें निकाली हैं,
तो जो उन्होंने किया कि बिजली फ्री कर दी, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने महिलाओं को बस में एंट्री फ्री कर दी। नहीं सर, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये हम अलग क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि बीजेपी के जो एमपी है जिनको दिल्ली से जीत के आगे पहुंचाया गया, उनमें से एक एमपी का सीधा नाम मैं ले लेता हूं, गौतम गंभीर। जिस जगह से वो व्यक्ति जीता है उस जगह की जनता को आज तक वो मिला नहीं है, तो वो काम क्या कर रहा है? ना बिजली है, ना पानी है उसके एरिया में सड़क नहीं है, उसके एरिया में स्कूल नहीं है, वो अपने लोगों से नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति से जनता क्या उम्मीद रखेगी? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सांसद है और अपने संसदीय क्षेत्र में भ्रमण नहीं करता है। संसदीय क्षेत्र में भाई गौतम गंभीर एक पर्सनालिटी रहे थे और अच्छा उनका सब व्यवहार रहा है मार्केट में लोगों के प्रति। और अभी जो 5 रुपए की 10 रुपए की भोजन वाली स्कीम जो है वो गौतम गंभीर के द्वारा ही संचालित की गई है, ठीक है, जिससे कि जो लोग गरीब हैं उनको 10 रुपए में भोजन मिल सके, ठीक है। और जो सामाजिक सुविधाएं हैं और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए एक ऑफिस में सांसद बैठता है, नहीं तो उनका कोई प्रतिनिधि बैठता है जो वहाँ से चीज़ों को मोबिलाइज करता है। अब इस तरह की समस्याएं, मैंने वही कहा आपसे, जब सरकार दूसरी स्टेट में हो और एक एमपी हो तो उन दोनों में सरकार में सामंजस्य नहीं होता है। इसी वजह से सारी जो जनता से रिलेटेड सुविधाएं उनको पहुंचाने में दिक्कत होती है। इसका सेम नतीजा आपको बंगाल के अंदर दिख रहा है। किसी भी दूसरे स्टेट में चले जाइए जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है और बीजेपी के एमपी बहुत भरपूर मात्रा में है, लेकिन वहां पे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारा पावर तो सरकार के हाथ में होता है। तो हम सर, केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली में एमपी उसके हैं। अब यहाँ पे काम करने के लिए उनके है नहीं, शहरी विकास मंत्री उनका है, हर मंत्री उनका है, तो यहाँ तो उन्हें दिक्कत नहीं है। जब दिल्ली में ही वो काम नहीं कर रहे तो देश में क्या करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, दिल्ली डेवलप तो कर ही रही है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाएं तो दिल्ली के अंदर काफ़ी विकास हुआ है, मेट्रो दूर दूर तक पहुंच रही है, ठीक है, किसी भी फ्लाईओवर की बात करो, सारी चीज़ों पे विकास तो हो रहा है। इसमें तो हम दरकिनार करें, जो एक सांसद के कोटे से चीज़ें हो सकती हैं कि एक पर्टिकुलर रोड को बनवाना, एक गलियों को बनवाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं जल की, ठीक है, तो जल बोर्ड आ जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। अब उसमें भी समस्याएं हो रही हैं कि जल की पूरी तरह से सप्लाई नहीं हो पा रही, तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को करना चाहिए। हाँ, हमारे एमपी जो हैं उनका ये हो सकता है, ये पूरा दायित्व है कि वो जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ, उसके लिए बाकायदे विरोध करें, सब कुछ करें। तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। मनोज तिवारी भी है और सब अच्छे अच्छे सांसद हैं जो काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कह दिया कि हमने फ्लाईओवर में से 500 करोड़ रुपए जो बचाए उसी में से हमने बिजली फ्री कर दी, उसी में से हमने घर घर पानी पहुंचाया, उसी में से हमने बस फ्री कर दी। आप हमें बताइए कि अगर 500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार बचाती है और उसको जनता में फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटने लग जाती है, क्या ऐसा करना दिल्ली सरकार के लिए उचित था? नंबर 1। नंबर 2, ये क्या पैसा दिल्ली सरकार का घर का था? जनता ने जब टैक्स पेड करा है, टैक्स पेड करने के बाद ये पैसा गया है, ये हेल्थ में लगने चाहिए थे, विकास में लगने चाहिए थे, वो नहीं लगे। ये फ्री के चक्कर में इस समय दिल्ली में 73.4% गरीब हो चुके हैं जो 62% थे। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक सरकार को, आदर्श सरकार मतलब ऑप्टिमिस्ट, आशावादी सरकार जिससे लोगों को आशा होती है, वो बड़ी मुश्किलें बनती है। उसको बनाने के लिए, उसको सार्थक करने के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं वो काम करती हैं कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं आपकी आगे चल के सार्थक होंगी कि या उसका क्या रिस्पांस मिलेगा। अब अगर हम इनकी योजनाओं की बात करें तो पहली योजना है कि महिलाओं को बस में सर्विस फ्री, ठीक है, महिलाएं बस में फ्री में यात्रा करेंगे। क्या ज़रूरत है आपको महिलाओं को बस में फ्री में यात्रा कराने की? हम मानते हैं कि मान लीजिए आपने मजदूर व्यक्ति की, मध्यम वर्गीय महिलाओं को उससे फ़ायदा मिल रहा है कि वो फ्री में यात्रा कर रही हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे ये आती है कि हर व्यक्ति गरीब नहीं है। 15 रुपए की टिकट हर आदमी ले सकता है, लेकिन जिसकी महीने की सैलरी 40,000 है, जिसकी महीने की सैलरी 50,000 है, क्या वो 15 रुपए की टिकट नहीं ले सकता है? वो लेता है। तो आप एक वर्ग को पूरे गरीब घोषित नहीं कर सकते हैं। देश में बसों में चलने वाले बहुत से लोग 30,000 रुपये महीने में, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये महीने में कमा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, और उसके बाद वो टिकट लेने के हैं, लेकिन आपकी इस स्कीम के तहत वो भी टिकट नहीं ले रहे हैं।
हम ये चाहते हैं कि इसमें सरकार को योजनाओं में योजनाबद्ध तरीके से कोई परिवर्तन करने चाहिए थी, या तो पहले से योजना इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी, तो वो किस वर्ग के आधार पर करनी चाहिए थी कि भारत में जितने भी महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उसको बस में सर्विस फ्री करनी चाहिए थी। अब आप ये कहते हो कि जैसे मेट्रो है, मेट्रो में नॉर्मल आप यात्रा करते हो तो आपको किराया लगता है मान लो 40 रुपये, लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो 10% की बचत है। तो लोगों ने स्मार्ट कार्ड बनाना शुरू किया जो डेली ट्रैवल करते हैं, जो कभी कभार ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने नहीं, तो 10% की बचत होगी, स्मार्ट कार्ड हमने ले लिया। इसी तरह का कोई एक पास आप बनवा सकते हो, क्योंकि लाल रंग की टिकट तो आप फ्री वालों को भी दे रहे हो ना, क्या उसमें खर्चा नहीं आ रहा है बनवाने में? ये इसके लिए बहुत ही बड़ी प्लानिंग की और R&D की ज़रूरत है। ये एक मुद्दा हो गया कि आप इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, आय वर्ग के हिसाब से आप पर्टिकुलर लोगों को इस तरह की स्कीम का फ़ायदा दें, और जो इस आय में वर्ग से ऊपर की आय में आते हैं उनको इस फ़ायदे से वंचित रखें, क्योंकि उनको इस फ़ायदे की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम आपको जो स्कीम है, उन्होंने सरकार में जो शराब है, जैसा कि लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये जो फुटपाथ पे लोग टहल रहे हैं, कोई सुलोसनबाज है, कोई नशेबाज है, इस तरह की चीज़ें, नशे को कंट्रोल करने के लिए देश के अंदर जाने कितने NGO, जाने कितनी गवर्नमेंट बहुत तीव्र गति से काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी किसी भी तरह की सेंध नहीं लगा पा रही हैं। कुछ कंट्रोल हुआ है लेकिन नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। तो उसमें पूरा मुद्दा जो है केंद्र सरकार का है। अब केंद्र सरकार तो सब कुछ फ्री में दे रही है, आपको क्या ज़रूरत है कि सरकारी जो ठेके हैं उसमें आप इस तरह से ठेके में काम करवाएंगे कि सबको फ्री में शराब मिलेगी। 100 रुपये के 3 पौए। एक गरीब आदमी जो साला नशेबाज है 50 रुपये 100 रुपये रिक्शे में कमाता है एक सवारी करके, उसके बाद जाके पौआ पी लेता है। ये बड़ी बुरी स्थिति है, क्योंकि सरकार जब तक इसमें कसाव नहीं करेगी तब तक तो नशेबाज को सुधारा ही नहीं जा सकता। आपने तो पूरी तरह से खुली छूट दे दी है। आप चाहते क्या है? आबादी कम करना चाहते हैं क्या? सर आप ये बताइए हमें, तनवीर जी आप सब बताइए हमें कि अगर एक क्वेश्चन ये है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं बंद करके अगर विकास की साइड सोचा होगा, किसी भी सरकार की बात है, फिलहाल मैं आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करता हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने 500 करोड़ रुपए बचाए, हमने ये चीज़ें फ्री की। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस पैसे से हॉस्पिटल और ज़्यादा बनाए जा सकते थे? हॉस्पिटल में MRI की मशीनें लगाई जा सकती थी, पैटी स्कैन की मशीनें लगाई जा सकती थी, और ऐसी चीज़ें की जा सकती थी। ये मोहल्ला क्लिनिक ना बना करके जो हॉस्पिटल का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सकता था, बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती थी, डॉक्टर बढ़ाए जा सकते थे, और मेडिसिन बढ़ाई जा सकती। जितना करोड़ों रुपया इन आपके मोहल्ला क्लिनिक पे लगा, जिनमें 10 लोग भी नहीं जाते, कुछ नहीं होता, एंड में हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या ये पैसा सीधा हॉस्पिटलों में नहीं खर्च किया जा सकता? जिससे ये विकास होता कि किसी को जो आज MRI का टेस्ट बाहर से करना होता 3,000-4,000 रुपये का, वो पैसा भी बच जाता, वो फ्री कर देते। किसी को पैटी स्कैन करना 30,000 रुपये का टेस्ट है बाहर से, वो फ्री कर देते। ये नहीं हो सकता था। क्यों मोहल्ला क्लिनिक की खोलने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा क्या पड़ गया दिल्ली सरकार को कि मोहल्ला क्लिनिक से ही जनता उठेगी, नहीं तो उठेगी नहीं? क्योंकि सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें ऐसा लगता है। आप बताइए कि क्या ये सब करना उचित है या नहीं? उचित और अनुचित, फ्री ऑफ कॉस्ट मुद्दा यही है। आपका सवाल का मतलब यही है। फ्री बात अगर फ्री की करा जाए, दिल्ली गवर्नमेंट क्या दे रही फ्री में? महिलाओं के लिए बस फ्री करी इसने। महिलाओं के लिए बस फ्री करी है तो भाई देखो, महिला लगभग हर घर में है, हर घर में है, गरीब में है, अमीर में है, मध्यम वर्ग में है। और मेरे ख्याल से बसों से सवारी सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग की औरतें करती है। जो हैं अमीर हैं वो तो या तो खुद की उनकी गाड़ी होती है, या फिर चलो उनके पास अपनी सुविधाएं होती है। सबसे ज़्यादा बसों का अगर इस्तेमाल करते हैं दिल्ली में महिलाओं में, तो वो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की। वो बेचारी कहीं ना काम करती है, किसी फैक्ट्रियों में, किसी ऑफिसों में, तो उनके लिए अगर उन्होंने थोड़ा बहुत राहत दी तो मेरे ख्याल से ये कोई गलत नहीं है। रही बात फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सेंट्रल सरकार भी दे रही है बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को। लो भी गैस की सब्सिडी, पूरी कीमत ना लेकर सब्सिडी दे रही ना सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी एक तरह की फ्री है। फ्री ना कह के मैं ये कहूँगा से फ्री जो बात है, चलो तो ये राजनीतिक पड़ी चीज़ें होती है। मैं ये कहता हूँ कि वो किसी अगर थोड़ा बहुत सहायता किया, किसी औरतों को या मध्यम वर्ग को, शायद उनके लिए फ़ायदेमंद है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही गैस सब्सिडी, मतलब चलो 900 साढ़े 900 की 1000 की सिलेंडर है तो उसमें
काफ़ी 400-500 रुपये फिर सब्सिडी शुरू में वापस भी मिलता है। तो ये क्या है, ये सहयोग नहीं है उनका। एक क्वेश्चन ये है कि जब पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, राजधानी दिल्ली में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दंगे फसाद हुए, क्योंकि ऐसा कांग्रेस के राज में भी नहीं था और बीजेपी के राज में थे। दंगे हो भी जाते थे लेकिन इतने तगड़े दंगे नहीं होते थे कि आपको 7-8 साल में गिनती भी नहीं कि कितने दंगे हो गए। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या हिंदू मुस्लिम या पक्षपात की बात करता है? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। आज भी हम हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं, चाहे वो पार्टी आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। अगर ऐसी किसी चीज़ों का वो सहयोग लेता है या ऐसा वो करवाता है तो फिर वो इस देश के लिए समझ लो बटाधारी है वो। ऐसा अगर कोई नेता करता भी है तो वो ऐसे नेता इस देश के लिए नासूर ही साबित हो सकता है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि भाई दंगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्या तो किसी इंसानों ने ये, चाहे लीडरों किससे हो या पब्लिक किससे हो, ये नहीं होना चाहिए। और किसी ने किया, जिस पार्टी ने भी किया, जिस पार्टी के नेताओं ने किया, गलत है वो, गलत है। ये देश के लिए समझ लो। फिर वही हमने पहले कहा, ये दुर्भाग्य होगा हमारे देश के लिए, दुर्भाग्य होगा कि आज भी हम हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, आज भी हम क्षेत्रवादियों में बटे हुए हैं, आज भी हम काले गोरे में बटे हुए हैं। ये वही बात आ गई ना, काला गोरा हिंदू मुस्लिम, क्या नाम है वो, क्या और कहते भाई क्षेत्रवाद, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। ये कोई भी कर रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है, बीजेपी की तरफ से हो रहा हो, गलत है ये। एक सवाल और है, ये सब कुछ जब चल रहा है तो ऐसे में बीजेपी की एंट्री हो जाती है। बीजेपी कहती है कि जहां दंगा हुआ उनको हम बिल्डोजर से तोड़ देंगे। ये कौन से संविधान के अंदर ऐसा है, जब आपके पास न्यायालय है, जब कानून को सजा देने का अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्डोजर, योगी बाबा जिंदाबाद, ये आपने सुना होगा बहुत सारा नारा, ये एक बिल्डोजर मॉडल पूरे देश में लेकर बैठे। इसमें गरीब को पिस लिया, अमीर को पिस लिया। अमीरों का तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन गरीब इसमें पिस के बिल्डोजर तोड़कर कार्रवाई करना, ये कहाँ का न्याय है? क्या ये सही है, गलत है? देखो, आज जो बोल रही, चाहे बीजेपी बोल रही है, योगी जी बोल रहे हैं, बीजेपी पार्टी है, ये ताकत उन्हें कहाँ से मिली है? पब्लिक से मिली है। पब्लिक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, दूसरी बार वो भी दिखेंगे नहीं, ये खुद बोल रहे लेकर अपने घर में बैठे रहेंगे। संविधान है, कानून है, न्यायालय है हमारा। आप कोई कुछ गलत कर रहा हो तो आप उनके अगेंस्ट जाओ, कोर्ट है। बुलडोजर आपको चलाने का अधिकार किसने दे दिया? बुलडोजर क्या होता है? क्या किसी मुख्यमंत्री को बुलडोजर चलाने की पूरी आज़ादी होती है? है कि हमारे संविधान में कहीं नहीं है। गलत है, सही है, उसके अनुसार उस पर आप एफआईआर करो, हमारा न्यायालय है, वो उसकी जांच पड़ताल करेगी, फिर उसके हिसाब से सजा देगी। बुलडोजर का क्या मतलब होता है? एक तरह का ये सब क्या है, फोबिया वाली बात। हम बुलडोजर वाले, कल को बोलेगा हम क्रेन वाले, परसों कोई और पार्टी बोलेगा हम जेसीबी वाले। ये सब वही है, बटाधार वाली बात है, सब इनमें कोई दम नहीं है। कुछ लोगों का सवाल ये है कि जब जहांगीरपुरी में बिल्डोजर फिरा, दंगा फसाद हुआ, हनुमान जयंती के दिन दंगा फसाद हुआ और वहाँ पे बिल्डोजर फेरा जी, कि बीजेपी ने बदले की भावना ली हो। ऐसे में कुछ लोगों ने सवाल कर दिया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील बड़े बड़े जाके सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और स्टे ले लिया कि इनके घर न तोड़े जाए। आप मुझे ये बताइए, केजरीवाल के जितने भी वकील हैं, अगर उनके पास इतना समय है कि आज की डेट में वो किसी के लिए स्टे लगाने के लिए खड़ा हो जाते हैं, जितने ये झुग्गी झोपड़ी वाले टूट रहे हैं, क्या केजरीवाल को इनका स्टे के लिए कुछ सोचा नहीं जा सकता? नहीं, ये बात तो सोचने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार अगर कोई एक्शन ले रही है तो दिल्ली के अंदर हर जगह ये एक्शन ले रहा है कि जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाया गया है। अगर बीजेपी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि किसी एक पक्ष के साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। जहांगीरपुरी में जब दंगा हुआ, दंगे के बाद जो वहाँ पे कार्रवाई हुई है तो उसमें कई मंदिरों को भी तोड़ा गया है और कई मस्जिदों को भी तोड़ा गया है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं किया है किसी भी गवर्नमेंट ने। ये बात तो सरसर बेबुनियाद है कि इस तरह का कुछ हुआ है। आप रिपोर्ट उठा के देखिए, जो भी तोड़े गए हैं वो सारी अवैध जगह हैं और आज से नहीं, उसके खिलाफ कई सालों से कार्रवाई होने की सोच रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। लेकिन जब इस तरह का कोई एक्शन हुआ तो सरकार के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने इस तरह का एक्शन तुरंत ले लिया, जबकि सब कुछ कानून के तहत हुआ है।
ये कहना कि ये उन्होंने अत्याचार कर दिया, ऐसा नहीं है। कानून के मुताबिक ही हुआ है। वो जगह वैसे भी तोड़ने लायक थी, उसमें कुछ चीज़ें अवैध थी। जैसे साइन बाग है, साइन बाग में जो आज तोड़ फोड़ हुई तो वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने जाके उसका कड़ा विरोध किया। वो आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे, वो लोगों के सपोर्ट में आ गए। पहली बार में जब वहाँ पे बुलडोजर गया, सब कुछ तोड़ने गया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ये जो देश में मोदी जी के आने के बाद ये जो गवर्नमेंट चल रही है, इसमें जो हिंदू मुस्लिम का मामला उठ रहा है, वो विपक्ष की सरकारें बाकायदे प्लान तरीके से इस चीज़ को उठाने की कोशिश कर रही हैं। जबकि एमसीडी उसको तोड़ने के लिए आज से कई बार प्रयास कर चुकी है, लेकिन जो दूसरी सरकारें रही उन उस चीज़ को नाकाम करके दिखा दिया। अभी जब दोबारा फिर हुआ, केजरीवाल के विधायक थे वो, उन्होंने उसका विरोध किया और बाकायदे पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि साइन बाग जैसी जगह से लोग वापस आ गए डीडीए के, और वहाँ पे तोड़ने को इनको अधिकार नहीं मिला। बाद में कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ, तब जाके उसको तोड़ा गया। तो उसमें जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वही तोड़ी गई हैं, जो वैध हैं उसको नहीं तोड़ा गया है। ये तो कहना बेसर्त है, ये बेबुनियाद है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है। उसमें जो मंदिर आता है वो भी तोड़ा जाएगा। अब जब कोई मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है तो वहाँ पे केवल मुस्लिम ही है, तो वहाँ पे मंदिर का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है, तो वहाँ पे मंदिर भी तोड़े गए हैं, मस्जिद भी तोड़ी गई हैं। योगी जी के जो ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो जितने भी जगह पे जितने भी आरोपियों के घर पे बुलडोजर चला है, वो सब आरोपियों के घर 10 से 15 सालों से अवैध लिस्ट में ही आ रहे थे। लेकिन सर, अगर आप बताएंगे, योगी जी कहते हैं कि तुम अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हें बिल्डोजर चलाएंगे। आप बताइए, संविधान के अंदर क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इतना पावर ऑफ अटॉर्नी है, इतना क्या उसके दे दिया गया है संविधान ने अधिकार कि वो खुद ही फैसला करेगा? नहीं, देखिए, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। उनका ये कहना है कि अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो हमारा एक्शन सख्त होगा। बुलडोजर एक बाकायदे एक चीज़ है जिसको दिखा के लोगों को डराया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिस तरह से कार्रवाई हो सकती है उस तरह से की जा रही है। बुलडोजर उन्हीं मकानों पे चला है जो व्यक्ति आपराधिक छवि के थे और जिनका नंबर 2 के मकान थे, जो कालाबाजारी से उन्होंने मकान खड़े किए हैं, प्रॉपर्टी अवैध रूप से थी उनकी। अब अगर वो व्यक्ति अगर किसी भी अपराध में लिप्त होता है और किसी भी देश के षड्यंत्र के प्रति किसी भी गतिविधि का हिस्सा पाया जाता है छानबीन के दौरान, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, तो इसमें किसी को कोई सोचने की बात नहीं है। इसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है हिंदू मुस्लिम? अब ये एक दुर्भाग्य की बात है कि 80% लोग उसमें उसी कौम के निकल रहे हैं, तो इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है। अभी अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करो योगी की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 124 खूंखार अपराधियों का इनकाउंटर किया है सरकार ने। अपने 2017 के बाद से 5 सालों में 124 खूंखार अपराधियों का इनकाउंटर किया है। 37,000 से ज़्यादा अपराधी देश के उत्तर प्रदेश के जेल के अंदर हैं। अपराध बहुत मात्रा में कम हुआ है। तब आप देखते हैं तो 124 में 79 जो अपराधी हैं वो हिंदू हैं और 45 मुस्लिम हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि एक मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। और उसने 79 मुसलमानों को मरवाया तो 45 हिंदू अपराधी भी थे उसमें। ऐसा तो नहीं किया कि उसने केवल 45 को कह दिया कि तुम हिंदू हो तो तुम चले जाओ। ये आरोप सरासर गलत है। वो बहुत कानून के तरीके से काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये पूरे देश का, पूरी दुनिया की रिपोर्ट है कि परसेंटेज सबसे ज़्यादा एक मुस्लिम कौम का निकल के आता है कि वही आपराधिक छवि में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। देश के अंदर आज की डेट में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है, हिंदू मेजॉरिटी में है। लेकिन अगर आप पूरे देश के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में देखो तो मुस्लिम सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये रिपोर्ट कहती है। सर, पूरे देश में बहुत सारे क्राइम भी है, बहुत सारे इस तरह के लोग भी हैं, तो क्या आपका मुख्यमंत्री या आपकी सरकार हर व्यक्ति को गोली मार देगी? क्या वो नहीं? आप ये बताइए, कोई भी क्राइम करता है, जब न्यायालय हमारे पास है तो मुख्यमंत्री इनकाउंटर क्यों करेगा? अरेस्ट करके अंदर क्यों नहीं करता? नहीं, तो वही तो चल रहा है, अरेस्ट ही कर रहा है वो। इनकाउंटर 7,000 कुछ हुए, हमारे पास डाटा है हज़ारों के हिसाब में। पिछले उन लोगों का जितना भी सालों का डाटा है, हज़ारों के अगले जो कोई भी सरकारी उसके मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा इनकाउंटर। एक व्यक्ति की जान लेना क्या सरकार के लिए इतना आसान हो चुका है इसमें बीजेपी राज में? देखिए, क्या है कि कोई भी अपराधी हो, हमें नहीं लगता देश की जो जनता है अगर किसी व्यक्ति से पीड़ित है, ठीक है,
और उसके खिलाफ कोई इस तरह की सख्त कार्रवाई होती है तो उनको कोई समस्या होनी चाहिए। कानून के हिसाब से ही सारा काम हो रहा है। जो 37,000 अपराधियों को जेल में डाला गया वो कानून के अंतर्गत ही डाला गया है, ठीक है। उसके बाद जिन व्यक्तियों का इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर एक ऐसा शब्द है जिसके लिए लोगों के प्रति भ्रांतियां फैली हुई कि इनकाउंटर पब्लिक ने किसी जगह कोने में ले जाके कर दिया। ऐसा नहीं है। जब सामने वाला व्यक्ति आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं होता है तो सेल्फ डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति को इनकाउंटर करना पड़ता है। इनकाउंटर का मतलब ये है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए फायरिंग होती है दोनों तरफ और उसमें व्यक्ति मर जाता है। इस चीज की क्या गारंटी है कि सेल्फ डिफेंस के लिए जो गोली चलाई जा रही है वो सही है या गलत है? किसी को निशाना भी तो बनाया जा सकता है। हाँ, ये आपकी धारणा है, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन अगर सार्वजनिक सुरक्षा की धारणा हो वहाँ पे क्या हुआ ये आपको नहीं पता, ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन अगर वो काम देश के हित के लिए हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत है। आप भी एक पॉजिटिव वे में उसको सोच के देश के विकास के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। आप भी तो इस देश का विकास चाहते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो देश का विकास नहीं चाहता है? हम देश का विकास चाहते हैं, हम देश को बर्बादी की तरफ नहीं जाना चाहते। हम बताते हैं एक क्वेश्चन, माना जाता है कि आप इनकाउंटर की बात करें, कोई भी इनकाउंटर करे कुछ करे सब पूरा ही चुपचाप बैठते रहेंगे। लेकिन ऐसे में जब आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है देश को गरीबी से बाहर लाने के लिए, आपने कहा कि 70% लोग जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो करप्शन में लिपिट है। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी को रिश्वत नहीं दी, उसको इनकाउंटर में उसने नहीं दिखाया हो, क्योंकि उसके पास पूरी पावर है, वो वहाँ का अधिकारी है, वो कर सकता है। इस चीज़ को आप झुठला नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, करप्ट सिस्टम से ही सारी चीज़ें जनरेट होती हैं। सिस्टम, हाँ बिल्कुल, हर जगह से अपराधी पैदा होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को बोले कि अपराधी सिस्टम के दुरुपयोग से नहीं पैदा होता तो ये गलत है। सिस्टम के दुरुपयोग से ही जो है अपराधी पैदा होता है। अब हम उस सिस्टम को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि सारी चीज़ें एकदम से सही हो जाएं तो कोई भी दुनिया में ऐसी सरकार नहीं है जिसने इतने सारे चीज़ों को एक साथ तुरंत सही किया हो। हम टेक्नोलॉजी के बेस पे, अपनी योजनाओं के बेस पे सब कुछ चीज़ें सही करने की ओर अग्रसर हैं। अगर हम ज़्यादा कुछ करने लगते हैं तो भी हमारे खिलाफ होता है सब कुछ। तो हम अपना काम कर रहे हैं, इसमें तो हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो लोग आवाज़ उठाते हैं। ऐसा क्या है? 75 साल पहले हमारे देश में 17.4% करप्शन था और आज हमारे देश में 70%। हमने विकास किया कहाँ है? हमने करप्शन को बढ़ाया है। तो सरकार क्या कर रही है? तो यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि, या मैं उन गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ तो जिन्होंने देश में 50 से 60 साल एक बड़े अरसे तक काम किया है। अब 60 साल में जब उन्होंने इतना जगह सिस्टम को बिल्कुल ख़राब कर दिया है और अब हम उसको सही करने का काम कर रहे हैं, तो हमसे केवल ये सवाल 5 साल में ही पूछा जा रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी तो समय दो। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर केवल एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो यूपी में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश के अंदर हर जगह इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बदलाव लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, बदलाव लोगों को दिख रहा है। तो बदलाव क्यों आया है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए काम किया है। और जो हमारी योजनाएं, जैसे मैंने आपको प्लानिंग बताई, तो हम काम कर रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई बुराई नहीं है। हम भ्रष्ट अधिकारियों को ख़त्म करने के लिए हमने जो सिस्टम बनाया है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें हम थंब इम्प्रेशन स्कैनर लगा रहे हैं, जिससे व्यक्ति काम पे करने पे टाइम पे आ रहा है। तो लोगों के अंदर काम की भावना तो जागृत हुई। 2 घंटे जो वो अपना व्यापार करते थे वो सरकारी नौकरियों में व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो खबर की एफिशिएंसी बढ़ी। और जो उनका व्यापार वो खुद कर रहे हैं तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यापार कर रहा है, दूसरा गरीब आदमी मजदूरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको रोजगार मिला। तो यही कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी से सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। सर आप बताइए, सिस्टम सुधर रहा है। जम्मू कश्मीर में एक तहसीलदार को कुर्सी पे गोली मारी गई, जो अधिकारी है उसको गोली मारी जाती है। तो यहाँ आप सिस्टम सुधरा है या बिगड़ा है? देखिए, जैसे अभी अभिषेक बच्चन साहब ने सवाल पूछा था कि भी देश आज़ादी टाइम में 17% थी हमारी वो भ्रष्टाचारी, अब ये 70% बढ़ चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने 3 साल राज किया, उसने क्या किया? किसी भी चीज़ को बुनियादी, जिसका जो फाउंडेशन होता है, उसको आगे बढ़ने में समय लगता है। फाउंडेशन बनता है, दीवारें बनती है, फिर स्टोरी बनती है, फिर मल्टी स्टोरी बनती है। किसी चीज़ का भी आगे बढ़ने का प्रक्रिया होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है।
अब आप कहोगे 70 साल में आपने क्या क्या 70 साल में क्या सारी चीज़ें, सारी टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें आ जाइए या 2014 में ही आई? टीवी भी आई है हमारे देश में, फ़ोन भी आया हमारे देश में, कंप्यूटर भी आया हमारे देश में। बहुत सारी चीज़ें क्रांतिकारी वाली जो पूरी डेवलप्ड कंट्री के पास थी और हमारे पास भी आया है। मोबाइल भी यहाँ तक कि भी चलो आज से 10-15 साल 20 साल पहले लॉन्च हो चुका था यहाँ पे। डेवलप्ड के नाम पे आज के डेट में क्या हुआ है, जो पहले से चलता हुआ आ रहा था उन्होंने उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, जो करना पड़ेगा। मॉडिफाई नहीं, उसको आपको आगे लेकर चलना पड़ेगा। अब ये कहो कि नहीं 70 साल से उन्होंने क्या किया और ये इसका हवाले दे के आप अपनी मतलब भी हमने ये कर दिया 70 साल से उन्होंने क्या किया। आप भी तो नहीं बेस पे चल रहे हो। जो आज से 70 साल पहले जो भी सरकार थी, मैं किसी सरकार का नाम लेना चाहता हूँ, और जो भी सरकार आती है कमोबेश वो अपना उसका मैनिफेस्टो होता है, उस पर काम करता है वो। जैसे कि गरीबी भी काम हुआ कि चलो मनरेगा लागू किया, बहुत सारी उज्ज्वला योजना, कई योजनाएं हैं जिस पर काम हुआ। और जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, वो भी उनको ही आगे बढ़ा रही है या फिर उनको थोड़ा मॉडिफाइड करके थोड़ा अलग तरीके से कर रही है। कर तो वो वही रही है। गैसों में सब्सिडी क्या है, वो मॉडिफाइड ही था, योजना ही था भाई गरीबों को उठाने का या कमज़ोर तबके को थोड़ा बहुत मदद करने का। सर गरीब उठ का रहे हैं, गरीब उठ नहीं रहे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने वादा किया कि भाई गरीबी ख़त्म करूँगा, मतलब महंगाई ख़त्म करूँगा, रोज़गार लाऊंगा जिससे लोगों में प्रगति होगी, मतलब लोग क्या बोलते हैं भाई खुशहाल रहेंगे, गरीबी दूर होंगी। आप भी तो इसी मिशन पे आए हो। आपको भी लगभग 10 साल होने वाले हैं, 15 साल लगभग आपको 3 ये टर्म अगर पूरा होता है 15 साल आपको भी पूरा होगा। आप भी तो अपना लेखा जोखा दो कि आपने क्या किया अब तक। अब कोई अगर आपसे सवाल पूछेगा आपने क्या किया, तो आप कह रहे हो कांग्रेस 70 साल क्या किया। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस के भी लोग सवाल पूछते थे, ऐसा थोड़ी भी कांग्रेस में सवाल नहीं पूछता था। RTI कब लागू हुआ, 1995 में लागू हुआ है। विपक्ष में बीजेपी तो थी, वो भी सवाल पूछती थी इनसे, भाई ये क्या कर रहे हो तुम। कह लो जैसे आधार कार्ड आज के डेट में किसी भी इंसान का सबसे बड़ा पहचान है, जिसे बीजेपी ने लागू करवाया। इसी चीज़ को जब कांग्रेस बनवा रहा था, वही कि आधार कार्ड बननी चाहिए इंसानों का, तो आप उठा के देखना, नेट पर सर्च करके देखना इसके अगेंस्ट बीजेपी क्या किया है। क्या होता है आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं है, पहचान पत्र मेन चीज़ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उन्होंने विरोध किया, बट आज के डेट में उसको पूरी तरह लागू करके मतलब बढ़िया एक जो होता है ना भाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ गुड चाहिए, जैसे कि भाई जीएसटी भी आज से 10 साल 15 साल पहले सदन में इसके लिए चर्चाएं हुई है और विपक्ष ने उसका सपोर्ट नहीं किया है। और आज ये गवर्नमेंट उसे लागू करके ये बता रही है कि जीएसटी के फ़ायदे क्या हैं। जब जीएसटी से इतना पैसा जाता सरकार के पास जो विकास के लिए लगना चाहिए, किसी भी पार्टी की जब सरकार होती है तो सरकार के पास जितना पैसा गया उससे क्या विकास हो रहा है 2014 से 22 तक भी हम बता रहे हैं। आप बताइए हमें कोई 4 ऐसे विकास जिससे ये लगेगा कि हाँ ये पैसा हमारा सही जगह पे गया है। बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हो। होना चाहिए, पत्रकारिता अगर कोई करता हो उन्हें बेसिक ही सवाल ज़्यादा पूछना चाहिए। भाई हमारे देश, आप कह रहे हो हमारा देश ग्रो कर रहा है, मैं मानता हूँ। किस चीज़ में, किस डिपार्टमेंट में ग्रो किया है, पैसे आए कहाँ खर्चे हुए। जनरल सी बात हर किसी की नज़र में आती है चीज़, भाई पैसे अगर हमारे पे आ रहे हैं खर्च कहाँ पे हो रहा है, क्या विकास कर रहे हो आप। विकास के नाम पे अगर पूछा जाए सवाल बीजेपी से, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ये कहती है, देखो जीडीपी की बात आई थी, जीडीपी हमारा घटा है, दो नहीं समय। चलो कोरोना का प्रकोप हुआ, जो भी, चलो ये बातें समझ में आती। भाई कोरोना काल में हमारे देश नहीं, लगभग दुनिया के 90% देश प्रभावित हुआ बुरी तरह से। तो अलग बात मान लिया, चल जीडीपी वहाँ से गिरा, समझ में आता है। उसके बावजूद अब ये हल्ला पीटर ने भी, हमने बहुत काम किया, हमें भी नहीं दिख रहा ऐसा कोई काम यार। 370 का मुद्दा अगर देखा जाए तो वहाँ तो भाई पैसे की तो कोई बात थी नहीं। वहाँ पे क्या चाहिए था, मैंडेट चाहिए था 300+ अगर सीटें जिसकी भी आए हो, जिसमें पूरी बहुमत हो, जो किसी कानून को तोड़ सकता हो, वो चीज़ें थी। आपने वो खड़ा है, अच्छी बात है। विकास के नाम पे मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास हुआ है। वही नीति जो बरसों पुरानी नीति थी उन्हें इन्होंने मॉडिफाइड करके उसको आगे बढ़ाया है। नई चीज़ है, रोज़गार के लिए कुछ सर्जित नहीं हुआ है, नया कोई रोज़गार नहीं आया। महंगाई वही है, महंगाई वही नहीं है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी वही है, तो फिर आपने क्या काम किया भाई। हमारा क्वेश्चन आपसे है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, 2012 की रिपोर्ट है कि भारत के हर व्यक्ति पे
1,52,000 रुपये कर्जा था, ठीक है। और आज की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हर व्यक्ति पे 1.5 लाख रुपया कर्जा है। आप बता रहे हो जीडीपी जो हमारी ऊपर हुई है, ग्रो हुआ है, जीएसटी से फ़ायदा हुआ, नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया उससे फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा कहाँ है? देखिए देखिए सारी चीज़ें देश के विकास पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। देश का विकास कैसे होता है ये बहुत सोचने की बात नहीं है, ये बहुत ही एक ढांचा है जो क्रिएट करना पड़ता है। देश का विकास करने के लिए हमें देश के जो नगर हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं, जो कस्बे हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों को जोड़ना, ये सारी चीज़ें काम आती हैं उसमें, देश के विकास में। तो इनको जोड़ने का काम जो है यानी सड़कों के द्वारा किया जाता है, नेशनल हाईवे के द्वारा किया जाता है, स्टेट हाईवे के द्वारा किया जाता है। अगर आप पिछले 8 सालों की रिपोर्ट देखें, ठीक है, तो देश में इससे पहले जो रोड और हाईवे बन रहे थे, ठीक है, उसमें और अब के विकास में 70.54% का उछाल है। माननीय नितिन, जीडीपी उसी से क्रिएट होती है। नहीं, जो कर्जा है, आप कर्जे पे आइए, कर्जा क्यों है? अब मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, अब कर्जा देखिए, जो अगर आपने बताया 1,52,000 रुपये, 1,52,000 रुपये देश पे कर्जा था हर व्यक्ति पे, तो कुछ कम हुआ उसमें 2,000 कम करके मान लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कर्जा कम करने के लिए, देश के ऊपर जो भार है उसको कम करने के लिए देश की विकास की योजनाओं को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो हम पैसा ले रहे हैं, जो यहाँ से बचा रहे हैं, वो पता चला 5,000 करोड़ रुपए एक सरकार के ये सड़क प्रोजेक्ट पे लग रहा है। आपने ये देखा कि देश के अंदर 70.54% की तेज़ी से सड़क परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। पहले देश में जिस तरीके से सड़कें बनती थीं उस तरीके से आज नहीं पहले बनती, उस तरीके से आज बन रही हैं, उससे 70% तेज़ी से आज बन रही हैं। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, उससे आवागमन शुरू हो चुका है। सर 93.475%, 4-5% जो है, 93.457% करप्शन तेजी से नेताओं के अंदर बढ़ा है। 14 के बाद की रिपोर्ट है। देखिए, करप्शन ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं, मैं सिर्फ मंत्रियों की बात करूंगा। हाँ। उनसे पैसे जब्त हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। मार्केट में ऐसे कोई पार्टी नहीं है जिसमें लोग करप्ट धंधे नहीं निकल आते हैं। हर बार रिपोर्ट में पता चलता है कि आज इनकी ईडी उनके यहाँ छापा मार रही है, आज ईडी उनके यहाँ छापा मार रही है। तो ये तो जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कोई पार्टी विशेष का आदमी हो या पार्टी विशेष का आदमी नहीं हो, जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको तो जेल में जाना ही पड़ेगा और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसमें लोग अपना काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करता है। जो आप 73% की बात कर रहे हैं कि रोड विकास तेजी से हो रहा है, हम इस बात को एग्री करते हैं, ठीक है, ये बातें तो हो रही है। लेकिन इसके बदले में आप नोट करिए 15 से 20% तो नेताओं का करप्शन तेज हो रहा है। तो विकास तेज कहाँ हुआ, तो करप्शन हुआ तेज? नहीं, ये तो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। करप्शन को रोकने के ही तो हर गवर्नमेंट उपाय हर कंट्री करता है, हम भी वही कर रहे हैं कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा देश है, तो चीज़ों को करने में समय लग रहा है। अब उसमें प्रयासरत हैं और जो आता रहेगा रास्ते में उसको बुक करते रहेंगे। जब कर्जे की बात आती है कि जब हमारे देश पे जी हर व्यक्ति पे 1,52,000 रुपये का कर्जा है, आप नोट करिए, जब जनता भी बढ़ी, जीएसटी भी बढ़ा, टैक्स भी बढ़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बढ़ा, मिनिमम हमारा पैसा भी बढ़ा होगा। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते थे। आज की डेट में अगर हमने देखेंगे तो हमारे पास, हर हिंदुस्तानी के पास मात्र 57,000 रुपया कर्जा बैठता था। आज के मुताबिक इन सब को गोल गुना करके देखा जाए तो 57,000 एक व्यक्ति पे कर्जा बैठता है। लेकिन कोरोना वायरस, ये सब इन चीज़ों को अगर इंक्लूड किया जाए तो फिर भी देश में पिछले 70 साल से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा कर्जा वर्ल्ड बैंक का 2014 के बाद लिया गया। विकास कहाँ हुआ बताइए जब कर्जा लिया गया है? नहीं, विकास देखिए, समस्या देश में ये है कि इतने सालों से तो कुछ हुआ ही नहीं ना। 14 के बाद कर्जा ज़्यादा लिया गया, उसके बताइए। हाँ, सर अब कर्जा लेने का बात है तो देश के अंदर समस्याएं भी 2014 के बाद बहुत आई। आप कई त्रासदियों की बात करें,
देश में नेशनल डिजास्टर बहुत आए, तो ये सब चीज़ें भी एक सरकार के थ्रू ही ऑपरेट होती हैं, जो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगता है वो सब सरकार चलाती है, ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि विकास नहीं हुआ तो ऐसी बात नहीं है। विकास अगर एक ढांचा है उसको सुधारने में टाइम लगता है। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना से हम 3000 करोड़ रुपए के खिलौने इंपोर्ट करते हैं, टॉयज जो जिससे बच्चे खेलते हैं। अभी 3 साल के अंदर, मतलब 2022 तक, 19 से लेके 22 तक, ये 2019 की रिपोर्ट है, 3 साल के अंदर का अगर हम डेटा देखें तो देश ने चाइना से खिलौनों के इंपोर्ट में 50% की गिरावट आई है और एक्सपोर्ट में 70% की बढ़ोतरी आई है, जिससे हमारे देश में जो खिलौना बन के हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये जो एक चीज़ है इससे क्या लोगों को रोज़गार नहीं मिला, एक ढांचा क्रिएट नहीं हुआ, इंडस्ट्री बढ़ी, सब कुछ बढ़ा। इस तरह की कई योजनाएं देश के अंदर हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है आज की डेट में, असेंबल करने का। मदरबोर्ड जो है मोबाइल के अंदर वो चाइना से आता है, लेकिन बाकी पूरा मोबाइल जो है वो दुनिया के अंदर भारत में ही सबसे ज़्यादा असेंबल हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, एप्पल हो गया, ये सब हो गया, देश के अंदर आ रही हैं, सब कर रही हैं। ये सब उन्हीं के नतीजे से हुआ है, इससे पहले देश में अंदर नहीं हुआ। जब सर भारत की जनता 96 करोड़ थी, उस समय बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे, हम गिर गए, हम मर गए, हम पड़ गए, हम कुछ हो गए। आज हमारी भारत की जनता है 140 करोड़ और चाइना की जनता 144 करोड़, सिर्फ 4 करोड़ हमसे चाइना की जनता आगे है। और ऐसे में भी चाइना इतना इम्प्लीमेंट कर चुका है। आज मानते हैं कि 2014 के बाद 2022 तक एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा हुआ है, लेकिन उस एक्सपोर्ट का कहीं ना कहीं जो हमारे देश पे कर्जा था उससे दिखता हुआ नहीं दिख रहा मेरे को, कि इफेक्ट पड़ता हुआ। देखो, मैं ज़्यादातर मिर्च मसाले बात नहीं करता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। आप हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट घटा, या फिर हमने यहाँ ये इम्प्रूवमेंट कर दिया, वहाँ वो इम्प्रूवमेंट कर दिया। कहने वाली बात है, ये हवाबाजी वाली बातों पर हम ध्यान नहीं देते। आपने क्या क्या, उसका धरातल पर असर क्या दिखता है वो दिखना चाहिए ना। हमारे देश में इसमें क्या सुधार हुआ हमें वो दिखना चाहिए ना। हमने कहने को मैं भी बोलूँगा भाई आम आदमी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। कोई भी पार्टी ऐसा बोलता नहीं भाई कि भाई हमने ये कर दिया, बोलने से क्या होता है, उसका असर दिखना चाहिए ना, इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए ना। भाई हमने ये इम्प्रूवमेंट किया, हमारे में ये बदलाव आया। अब आप बताओ, आप भी देश में रहते हो, आप जर्नलिस्ट हो, हमसे ज़्यादा कहीं लोगों की समस्या को सुनते हो और जाते हो और देखते भी हो। क्या इम्प्रूवमेंट आया है 2014 लेकर अब तक? क्या इम्प्रूवमेंट? मुझे नहीं लगा कोई इम्प्रूवमेंट आया। हमने आज तक, मेरे ख्याल से 15 से 16 साल हो गए जो प्राइवेट सेक्टर में मैं काम करता हूँ। आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले ले लो, हमारी सैलरी किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता था, हमारी सैलरी होती थी 25 से 30 हज़ार। और वही आज के डेट में मेरे पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और मैं वही कंस्ट्रक्शन लाइन में जाता हूँ नौकरी करने, हमें सैलरी मिलती 20 से 22 हज़ार या 20 हज़ार भी बड़ी मुश्किल से। क्यों? कंपटीशन, काम करने वाले ज़्यादा हो गए, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, मतलब रोज़गार की कमी हो रही है। अगर हम कंपनियों में कहीं अगर एक मैकेनिक रिक्वायर हो तो वहाँ 100 जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, भाई हम भी मैकेनिक हैं, हम भी मैकेनिक हैं। होता क्या है, जो टैलेंटेड है या फिर जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो वो भी वही 20 हज़ार में करने को मजबूर है। जो कल काम करके आया, डिप्लोमा करके आया, प्रैक्टिसर हो, जैसे भी हो, सैलरी उनकी भी 20 हज़ार। या फिर कंपनी ये कहे भाई तुम अगर 50 हज़ार हमसे सैलरी मांग रहे हो, हमारे पास 20 हज़ार काम करने, 20 हज़ार पे भी काम करने वाले अब अवेलेबल है, तो मैं तुम्हें 50 हज़ार क्यों दूँ, मैं 20 हज़ार वाले को क्यों नहीं रखूँ, वो भी वही काम करो और तुम भी वही काम करोगे। तो बताओ, रोज़गार समस्या आई नहीं, रोज़गार हम क्या हो गए, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, काम करने के बावजूद हमारी भी बेसिक सैलरी हमें उतने पे करने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हमें घर चलाना है। दोस्तों, इस तरह से कई परेशानियां हैं और कई परेशानियों के सवालों के जवाब भी हमने लोगों से पूछे। हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे देश में इस समय जिस तरह से बताया जा रहा है विकास हो रहा है, जिस तरह बताया जाता है हर सरकार हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन 100 बात की एक बात, हमारे देश में अगर कुछ किया जा रहा है वो सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है। वो किस तरह? हर व्यक्ति 5 साल के अंदर आता है, वोट मांगता है, हम आपको ये फ्री देंगे, हम आपको ये चीज़ बनाएंगे, लेकिन हमारे कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं बोलता है कि हम आपके लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे।
सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ें बांटने के चक्कर में, ऐसे मुद्दों को उठाने के चक्कर में हमारी देश की जनता कहीं ना कहीं लालच में आकर के अपना जो है काफ़ी नुकसान कर रही है। हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरते चले जा रहा है। हमारे देश में विकास भी धीरे धीरे गिरता चले जा रहा है। ये खुशी की बात है कि जब से कोई भी सरकार आई है, जो केंद्र सरकार इस समय प्रेजेंट में है, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है एक्सपोर्ट में ज़्यादा फायदा हुआ है, कई चीज़ों में बढ़ोतरी भी हुई। लेकिन उससे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि चाइना आज हमारे से 10%, 15%, 20% जीडीपी में ऊपर है। चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमारे देश में हर ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे और काम आसान किया जा सकता है। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, लेकिन चाइना की आबादी 144 करोड़ है। और 144 करोड़ के उस देश में देखिए आज उसकी जीडीपी कितनी तेज़ है, लेकिन 140 वाले करोड़ वाले देश में देख लीजिए हमारे पास कर्जा कितना है। जितने भी मंत्री आते हैं ये सब एक फेक वादे करते हैं, और उन वादों के चक्कर में हम कहीं ना कहीं से वोट सरकारों को दे बैठते हैं। जबकि हमारा कर्तव्य बनता है किसी के कोई वादे पे काम नहीं, हमने वोट नहीं देना चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया उसको वोट देना चाहिए, उसको आगे चुन के भेजना चाहिए। कोई भी मंत्री जब चुन के सरकार में जाता है आखिरकार वो जनता को भूल जाता है, क्योंकि गरीब इसलिए गरीब बनते चले जा रहा है। जो भी मंत्री आगे जाएगा वो जनता के लिए वापस काम नहीं करता, क्यों उसे एक बार तो सीट मिल गई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है मंत्री को जीतने के बाद वो मरते दम तक उसकी हाफ सैलरी जो है वो कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। ये हमारे देश पे बोझ है। हमारे देश पे कई ऐसे बोझ हैं जो होने नहीं चाहिए थे। कई ऐसे सेक्टर है जहाँ में फ्री ऑफ कॉस्ट की सैलरी दी जाती है रिटायर होने के बाद भी। अगर जिस तरह से आज अग्नि योजना लागू किया गया था, अगर इस तरह की योजनाएं आगे आएँ, इन योजनाओं के ज़रिए हमारे देश का भविष्य बदल भी सकता है और हमारा देश इम्प्रूवमेंट कर सकता है। वरना नहीं तो आज दिल्ली, कल पंजाब, परसों हरियाणा, चौथ को राजस्थान, फिर आपका बिहार, इस तरह के स्टेटों में जिस तरह से लगातार गरीबी बढ़ते चले जा रही है, ये सिर्फ हमारे मंत्रियों की वजह से। हमारे हर व्यक्ति को, हर हिंदुस्तानी को, हर उस नौजवान को जागने की ज़रूरत है। आप हमेशा वो चीज़ बनो कि आप स्वयं में एक पहचान पैदा करो। आप मंत्री की पहचान मत करो, क्योंकि आप जानते हो बिना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आप मंत्री पद में जाते हो। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं लगाना चाहता, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को पुलिस में भर्ती नहीं करना चाहता, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को किसी और पोस्ट पे भर्ती नहीं करना चाहता। लेकिन हर व्यक्ति की एक पहचान होती है, हर व्यक्ति की सोच होती है कि हम आर्मी में व्यक्ति को, अपने बच्चे को भर्ती करेंगे। क्यों भाई? वो बेशक गोली खाने के लिए बॉर्डर पे चले जाता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार में कम आता है। जैसे आप जानते हैं पुलिस में भी और कई डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार ज़्यादा छपा हुआ है। जहाँ तक नेताओं की बात आती है, अनपढ़ आदमी एक नेता बनता है, और पढ़ लिख के एक व्यक्ति अगर आगे जाता है ऐसा अधिकारी, उसको उस अनपढ़ आदमी की बात सुननी पड़ती है। तो दोस्तों आपको जागने की ज़रूरत है। आप जागिए। जब तक आप जागेंगे नहीं तो देश का भला नहीं हो सकता। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।